इमेजिन करो कि आपके एक नेबर हैं जिनके साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। एक कार क्रैश की वजह से उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें फाइनेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके हस्बैंड ही सारे फाइनेंसेस संभालते थे। आपके नेबर को पता है कि आप फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। वो नेबर आपके पास आती है और आपसे सजेशन मांगती है कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें। आपके नेबर का नाम जयश्री है और ये इनकी सिचुएशन है। जयश्री की एज 32 है। इन्हें हर महीने 80,000 रुपीज मिलते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड से, पर ये जॉब नहीं करती। इन्होंने एक होम लोन लिया है 7.75% के हिसाब से। इनका भी टोटल लोन बचा है 19 लाख रुपए। महीने का इनका अभी का खर्चा है 75,000 रुपीज, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। घर का खर्चा, बच्चे की एजुकेशन, 15,000 लोन की EMI एक्सेट्रा। यानी इनके पास महीने के 80,000 रुपीज माइनस 75,000 रुपीज विच इज 5,000 रुपीज ही बचते हैं सेविंग के लिए। वो आपके पास आती हैं और वो आपसे पूछती हैं कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें और वो रिटायर होने के लिए क्या कर सकती है। देखो, मुझे पता है कि हम में से दो टाइप के लोग हैं जो जयश्री को सजेशन देंगे। पहले उस टाइप के लोग होंगे जो कहेंगे नौकरी लगो, कोई साइड हसल करो और इस रैट रेस से बाहर निकल जाओ। और दूसरे टाइप के लोग वो है जो ये कहेंगे कि बेचारी, इन्हें तो अब ज्यादा पैसे सेव करने होंगे, लाइफस्टाइल को कम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब आप लोग बोलोगे आपको कैसे पता कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं? तो रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था प्रोफेसर काशिफ अंसारी के साथ IND मनी चैनल के लिए, जो कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर था कि क्रेडिट कार्ड को यूज करके लोग पैसे कैसे बचा सकते हैं। जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था वो टैक्सेशन और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिंदल यूनिवर्सिटी में। तो ऑब्वियसली वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वहां पर ये दो कमेंट मुझे देखने को मिले। 1, इतनी एनर्जी सेविंग से ज्यादा इनकम जनरेटिंग एसेट में डाल दो। और इसी का किसी ने रिप्लाई दिया हुआ था कि ये डिपेंड करता है। अब देखो, जैसे मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी सैलरी एकदम तो बढ़ने वाली है नहीं, इसलिए मैं तो हमेशा अपनी एनर्जी सेविंग की साइड ही लगाऊंगा। मेरी समझ से ये दोनों ही जेंटलमैन एकदम सही हैं। इसके लिए मैं आपको दोनों की थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप खुद डिसाइड कर लो कि आपके जो नेबर है उन्हें आप सोल्यूशन कौन सा देने वाले हो। देखो, जो पहली थ्योरी है वो PV सुब्रमण्यम ने अपनी बुक रिटायर रिच इन्वेस्ट ₹40 अ डे में दी है। सुब्रमण्यम कहते हैं कि इससे पहले आप किसी को फाइनेंशियल सजेशन दो, पहले ये 5 रेशियोज आपको समझने बहुत जरूरी है। इन 5 कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अंडरस्टैंड इमरजेंसी फंड विच शुड बी 6x ऑफ योर मंथली सैलरी। इसका मतलब है कि अगर हमारे एक महीने का खर्चा 40,000 रुपए है, साथ में हम कार की EMI 8500 भर रहे हैं और साथ में घर की लोन की EMI 45,000 रुपीज है, तो हमारा महीने का खर्च बन गया 40,000 प्लस 45,000 प्लस 8500 इज इक्वल टू 93500 रुपीज। और इसका 6 गुना हुआ 93500 इंटू 6 यानी 5.5 लाख रुपए। ये अमाउंट हमेशा FD की फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए ताकि कोई भी बड़ी दिक्कत आए तो 6 महीने हमारा काम चल सके। और होपफुली इस बुरी सिचुएशन में हम 6 महीने ये देख सकेंगे कि हमें आगे करना क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। ये पॉइंट कहता है कि हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, ना कि एंडाउमेंट इंश्योरेंस। और जो हमें टर्म इंश्योरेंस कवरेज लेना है वो कम से कम 10 गुना होना चाहिए हमारी एनुअल एक्सपेंसेस से। यानी अगर हमारा महीने का खर्चा है 1 लाख रुपए तो साल का बना 12 लाख, इसका 10 गुना हो गया 1.2 करोड़। तो किसी भी वेबसाइट में जाके हम देख सकते हैं कि 1.2 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस हमें कितने की मिल रही है। और ये इंश्योरेंस अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए पर मंथ तक की आ जाती है डिपेंडिंग ऑन योर एज। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है इससे पहले कि आप जयश्री को कोई सजेशन दे वो है बजटिंग रेशियो। ये रूल कहता है कि अगर आपकी मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए है तो इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 30%, 50% और 20%। 30% ऑफ 1 लाख बना 30,000 रुपए, यानी ये 30,000 रुपए से ज्यादा हम किसी भी हालत हाउसिंग में खर्च नहीं करेंगे। हाउसिंग एक्सपेंसेस जैसे कि कार, घर की EMI, सोसाइटी के चार्जेस एक्सेट्रा। 50% ऑफ 1 लाख बना 50,000 रुपीज, यानी इससे ज्यादा हम बेसिक खर्चे में खर्च नहीं करेंगे जैसे कि कपड़ा, खाना, बिजली का बिल, पानी का बिल, वेकेशन एक्सेट्रा। और 20% यानी 20,000 रुपए कम से कम हमें सेव करने हैं अपने फ्यूचर के लिए। किसी को फाइनेंशियल सजेशन देने से पहले जो चौथा कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है रिटायरमेंट अमाउंट। ये पॉइंट कहता है कि हमारे साल में जितना भी खर्च है उसे हमें 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी अमाउंट आएगा उतना अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। एज ऑफ नाउ अगर महीने का खर्चा हमारा 1 लाख रुपए है तो साल का खर्चा बना 12 लाख रुपए, इसका 35 गुना हुआ 12 लाख इंटू 35 विच इज 4.2 करोड़ रुपीज। तो कम से कम हमारे पास 4.2 करोड़ रुपीज होने चाहिए इस केस में। पांचवा कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है 100 माइनस योर एज इज योर इन्वेस्टिंग रेशियो। यानी कि अगर हमारी एज 30 है तो 100 माइनस 30 हुआ 70, यानी 70% उन पैसों का जो हम सेव कर रहे हैं वो जाने चाहिए इक्विटी में जैसे कि इंडेक्स फंड एक्सेट्रा। और बाकी का बचा हुआ पैसा यानी 30% हमें डेट में सेव करना चाहिए यानी कि FD, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो दोबारा से आते हैं कि लेट्स से हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50-30-20 रेशियो के अकॉर्डिंग 20% हमें सेव करने हैं यानी 20,000
20,000 रुपए। अब इस 20,000 को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है अपनी एज के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमारी एज 30 है तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 और 20,000 का 70% हुआ 14,000। ये जाएगा इंडेक्स फंड में और बाकी के 6,000 रुपए जाएंगे एफडी, बॉन्ड एक्सेट्रा में। ऑब्वियसली हमें ये सेविंग तब स्टार्ट करनी है जब हमने इमरजेंसी फंड सेव कर लिया हो और हमारी टर्म इंश्योरेंस हो। अब जब हम ये 5 रेशियो समझ चुके हैं तो अब आप अपने नेबर की कुछ हेल्प कर सकते हो। स्टेप 1 जो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो वो ये है कि सबसे पहले तो किसी भी तरीके से अपने बैंक में इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। उनका महीने का खर्चा हुआ 75,000 रुपए, तो उनके पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए 75,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 4.5 लाख रुपए और इसे उन्हें एफडी की फॉर्म में अपने बैंक में रखना है। इसके लिए चाहे उन्हें एक्स्ट्रा सेविंग करनी पड़े, अपने खर्चे कम करने पड़े या कोई पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़े, जब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो आगे के स्टेप करने का कोई फायदा नहीं। अगर उनके पास ऑलरेडी बैंक में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उन्हें स्टेप 2 सजेस्ट कर सकते हैं जो कहता है कि टेक अ टर्म इंश्योरेंस। अब क्योंकि जयश्री के हस्बैंड नहीं है और उन्होंने कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं ली थी, इसलिए अभी जयश्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जयश्री का एक बेटा है और खुदा ना खास्ता अगर जयश्री को कुछ हो जाता है तो उनके बेटे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयश्री के साल का खर्चा हुआ 75,000 इंटू 12 विच इज 9 लाख रुपए और इसका 10 गुना हुआ 90 लाख और 90 लाख की टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जयश्री को करीबन 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से देने पड़ेंगे ताकि उनका बच्चा हमेशा सिक्योर रहे। इसके बाद स्टेप 3 है जो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं और वो है बजटिंग, यानी अब उन्हें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने बेटे को दूसरे कम खर्चीले स्कूल में शिफ्ट करना पड़े और इसे हम 50-30-20 रेशियो से उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। यानी अगर उनके पास हर महीने 80,000 रुपए की इनकम है तो इसका 50% बना 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए से ज्यादा वो कभी भी स्पेंड नहीं करेगी अपने घर के खर्चों में। इसके बाद 80,000 का 30% बना 24,000 रुपए और 24,000 रुपए से ज्यादा आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं कि वो कभी भी खर्च ना करें अपने वेकेशन, घर की नई सजावट वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट जो आप सजेस्ट करेंगे वो है 20% ऑफ 80,000 यानी 16,000 रुपए। ये 16,000 रुपए उन्हें किसी भी हालत में सेव करने हैं। आई नो उनके महीने का खर्चा 75,000 है और 5,000 रुपए उनके पास बच रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह अब से ये 16,000 रुपए का सेविंग नंबर हिट करना ही पड़ेगा। स्टेप 4 जो आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं वो है 16,000 रुपए कहाँ सेव करें। अब क्योंकि जयश्री की एज 32 है तो 100 माइनस 32 हुआ 68 यानी 68% ऑफ 16,000 विच इज 10,880 उन्हें किसी इंडेक्स फंड में डालते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। 32% ऑफ 16,000 हुआ 5,120 रुपीज, उन्हें किसी डेट फंड में डालना है जैसे कि एफडी या हाई ग्रेड बॉन्ड एक्सेट्रा। वेल डन, आपने अभी तक जयश्री को काफी अच्छा प्लान दे दिया है, लेकिन आपका प्लान अभी इनकम्प्लीट है जब तक आप उनकी रिटायरमेंट के लिए कुछ सजेशन नहीं देते और ये है स्टेप 5। जयश्री का मंथली एक्सपेंस है 75,000 रुपए। इसका मतलब है कि साल का खर्चा बन गया 75,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 9 लाख रुपए। इसको अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बना 3.15 करोड़ रुपीस और ये जो 3.15 करोड़ रुपीस है वो एक साथ तो जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें आप सिप रेकमेंड कर सकते हो ताकि छोटे छोटे टुकड़े करके वो ये अमाउंट जोड़ लें और कंपाउंडिंग का उन्हें फायदा भी मिल जाए। तो वो अगर अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए सिप करवाती है 28 साल तक। 28 साल हमने यही इमेजिन करके लिया कि वो 60 की एज में रिटायर होंगी। अभी उनकी एज है 32 तो 60 माइनस 32 इज 28 और अगर उन्हें इस 10,000 रुपए की सिप में 13% हर साल मिल जाता है CAGR तो उनका ये अमाउंट अचीव हो सकता है। अब ये रिकमेंडेशन तो आपने दे दी, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक अच्छी बात और एक थोड़ी बैड न्यूज। अच्छी बात तो ये है कि जयश्री ऑलमोस्ट हर महीने 10,880 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है आपकी स्टेप 3 की कैलकुलेशन के हिसाब से, जिससे वो अपना 3.3 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट 60 साल तक अचीव कर लेंगी। लेकिन इसी स्टेप की कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे जैसे जयश्री की एज बढ़ती रहेगी उन्हें इक्विटी में अपना एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। अगर उनकी अभी एज 35 हो जाती है तो आप ही के स्टेप 4 के अकॉर्डिंग 100 माइनस 35 इज 65%, तो उन्हें सिप अमाउंट तो 65% सेव करना पड़ेगा ऑफ सेविंग अमाउंट। और हमारे इस सजेशन में सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि हमने इन्फ्लेशन लिया ही नहीं है। अगर हम इन्फ्लेशन 6% का मान लेते हैं तो 3.15 करोड़ रुपीस तो उन्हें अभी चाहिए थे, लेकिन इसी अमाउंट का इक्विवेलेंट जब वो 60 साल की हो जाएगी तो वो बनेगा 18.5 करोड़ रुपीस, जिसके लिए उन्हें महीने की अभी से सिप करनी पड़ेगी 55,000 रुपए की। और इस 18.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए जो सिप अमाउंट चाहिए वो उनके पास तो है ही नहीं। तो अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप उनको सच्चाई बताओगे कि नहीं। देखिए, सच्चाई बताना ही बेस्ट वे है क्योंकि मैथ्स तो झूठ बोलता नहीं है। या तो उन्हें अब अपनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर अपनी रिटायरमेंट एज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो आपने उनके लिए ये 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है वो उन्हें डायरेक्शनली ठीक रखेगा। देखिए, इस प्लान को ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट वे तो यही है कि हम कोई प्रोफेशनल एडवाइस उन्हें दिलवाएं, क्योंकि आप या मैं
दोनों ही फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बैड प्लान इज स्टिल बेटर देन नो प्लान। ये प्लान उन एडवाइस से तो बहुत ज्यादा एक्शनेबल है जो हमारे अंकल हमें देते हैं, बेटा खर्चे कम कर लो, ज्यादा सेव करो, बाकी भगवान सब ठीक ही रखेगा। एनीवेज, अब हम आते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में, जो कि हमें कमेंट में मिला था कि यार ज्यादा पैसे कमाओ, ये बचत वचत में क्या रखा है। देखो, वैसे तो एक्चुअल में इस सोल्यूशन की जरूरत जयश्री को है और ज्यादा पैसे कमाने के बहुत सारे मेथड्स भी हैं। अब मैं बहुत डिटेल में इस पर वीडियोस तो नहीं बना सकता, क्योंकि शायद जो मेरे लिए काम किया है वो बाकियों के लिए काम ना करे, लेकिन मैं अपने कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी बताता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अब वो इस रैट रेस के चक्कर से बाहर ही निकल चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है शुभम सेठी का। ये एक फुल टाइम इन्वेस्टर है। अभी इनका पोर्टफोलियो 20 करोड़ रुपए का है। इनके फादर की एक नॉर्मल बेकरी की शॉप थी। ये अच्छे स्टूडेंट बने, एडोबी में इनकी प्लेसमेंट हुई, फिर और मेहनत की तो अमेज़न में चले गए, जहां इन्हें ईसॉप्स मिले, जिससे इनका इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट आ गया और इन्होंने जॉब छोड़ दी और 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए 5.5 करोड़ रुपए के साथ, और ये इसी अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये बैंगलोर में है। अगर ये स्टाइल आपको कनेक्ट करता है तो मैंने इनके साथ एक नया चैनल बनाया है फाइनेंशियली फ्री के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अमन गोयल। इनके डैड की एक नॉर्मल शॉप थी, महीने के 40,000 रुपीज अर्न करते थे, जिससे वो पूरे घर का खर्चा चलाते थे। इनका और इनकी सिस्टर्स का एजुकेशन का पे भी करते थे। अमन भी एक अच्छे स्टूडेंट बने, IIT बॉम्बे में सिलेक्ट हुए, एक अच्छा स्टार्टअप खोला जिसे 50+ करोड़ में इन्होंने बेच दिया और रैट रेस से बाहर हो गए। अभी इन्होंने एक और नया स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। वो कहते हैं ना कि एक बार गेम समझ आ जाए तो बार बार उसे खेलने में बहुत मजा आता है। एग्जाम्पल 3, सतीश के वीडियोस, जिन्हें आई थिंक आप जानते होंगे। इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली यूट्यूब में इन्हें सक्सेस मिल गई और अभी ही इज फाइनेंशियली फ्री एंड ही इज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन वाइज एक एवरेज स्टूडेंट थे। वैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसे हम फ्री में हिंदी में गीगल ऐप में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और अगर हमें इनसे वैल्यू मिलती है तो हम इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे 2000 और बुक समरीज अनलॉक हो जाती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को फाइनेंस समझ नहीं आता और इस वीडियो में दिए गए 5 स्टेप प्रोसेस उनका हेल्प कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।